जय हिंद भाई। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। जो पहले जो भी आपका क्लास चला है, ठीक है, उस क्लास को पहले देखिए, उसके बाद इधर आइए। ऐसा बात नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ से आइएगा, वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए भी ठीक नहीं लगेगा, एक तरह से समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बारी बारी से देखते हुए फिर यहाँ तक आइए। ठीक है, तो आज जो चलेगा पर डे, मेरा यही सोच होता है जो पीछे का जो है उसको पहले थोड़ा कुछ समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसे होता है कि आपका रिवीजन भी होता है और आगे भी चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल जो हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बताए थे। कार्बोहाइड्रेट का यदि वर्गीकरण करते हैं, उसको संधि विच्छेद करते हैं, उसको तोड़ते हैं, क्या होता है? कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट मतलब होता है जल। कार्बन सी हो गया, जल में क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:2:1 या चर्चित है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि 1:2:1 ही होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो है 1:2:1 अनुपात जो होता है, सिर्फ ये मोनोसेक्राइड्स के लिए हो पाते हैं, ओलिगो के लिए नहीं हो पाता है, पोली के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके सूत्र जो होते हैं वो अलग होते हैं। सूत्र अलग होने का मुख्य कारण यह होता है कि जो मोनोसेक्राइड होता है उसमें जितना कार्बन की संख्या होता है उतना ही जल की संख्या होता है, लेकिन यदि वही ओलिगो में जाइएगा तो पोली में जाइएगा, जितना कार्बन की संख्या होती है जल की संख्या कम होती है। जितना कार्बन की संख्या होगा जल की संख्या कम होती है। कम होना मतलब यही हो गया कि दोनों का संख्या अलग अलग हो गई। इसीलिए होता है कि जो रासायनिक सूत्र जो होता है एक तरह से CnH2O अम कहीं मिलेगा देखने के लिए, या अम अन चेंज हो सकता है, ये काउंटिंग दर्शाता है। जरूर नहीं कि अम वहाँ है अन यहाँ है। मेरा मन होगा तो हम यहाँ पर अम दे सकते हैं और हम यहाँ पर अन देख सकते हैं। ये हमारी इच्छा पे डिपेंडेड है। मतलब यही है कि मान को दर्शा रहा है तो मान के दर्शा रहा है, उसको तो हम कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे आपको कि जो पहले वो कार्बोहाइड्रेट को जो बांटा गया था, किस आधार पर बांटा गया? सेक्राइड की संख्या के आधार पर। सेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सहमात्रक है। जहाँ एक सेक्राइड की संख्या सिर्फ एक हो तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। जहाँ सेक्राइड की संख्या 2 हो तो उसको कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। जहाँ से 2 से लेकर के 10 तक हो उसको हम ओलिगो कहते हैं। या 2 गो है सेक्राइड उसको डाइसेक्राइड कहेंगे। 3 गो सेक्राइड है, 3 गो सेक्राइड से मिलकर के वो कार्बोहाइड्रेट बना है तो उसको ट्राइसेक्राइड कहेंगे। 4 सेक्राइड से मिलकर के बना हो तो उसको टेट्रासेक्राइड कहेंगे। 5 सेक्राइड से मिलकर बना हो कार्बोहाइड्रेट उसको कहेंगे हम पेंटासेक्राइड कहेंगे। इसी तरह से हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड, ठीक है, उसके इसी तरह से हो जाएंगे जब डेकासेक्राइड तक जाएंगे। ठीक है, 10 सेक्राइड तक जाएंगे। एक तरह से 2 से लेकर के 10 सेक्राइड की संख्या मिलकर के यदि कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता हो तो वो जाएगा ओलिगोसेक्राइड में। अगर यदि किसी सेक्राइड में 10 से अधिक सेक्राइड लग रहा हो, सॉरी, किसी कार्बोहाइड्रेट को बनाने में यदि 10 से अधिक सेक्राइड लग रहा हो तो उसको वो कहाँ जाएगा? वो पॉलीसेक्राइड में जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे उसको बारी बारी से। अब क्या करते हैं? मोनोसेक्राइड को कंप्लीट करेंगे, ओलिगो को करेंगे और पोली को करेंगे। इसके आधार पे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट चैप्टर खत्म होगा। यहाँ तक हम बता चुके थे कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा गया था सेक्राइड की संख्या के आधार पर, लेकिन उसी में अगर यदि मोनोसेक्राइड जब आते हैं, जो सबसे सरल सेक्राइड है, सबसे सिंपल सेक्राइड है, क्या कि एक ही से बना है, एक ही सेक्राइड से बना है, तो इसमें अगर यदि अंतर निकालना चाहेंगे, इसमें वर्गीकृत करना चाहेंगे, इसमें वर्गीकरण करते हैं हम कार्बन की संख्या के आधार पर। जितना कार्बन की संख्या होगा उसके आधार पर उसको क्या कहेंगे? हम उसको एक तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे समझिएगा ध्यान से, जहाँ कार्बन की संख्या 3 गो है उसको हम ट्राइओज कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम ट्राइओज, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जहाँ कार्बन संख्या 4 है उसको क्या कहेंगे? हम टेट्रोज। जहाँ कार्बन संख्या 5 है उसको क्या कहेंगे? हम पेंटोज। जहाँ कार्बन संख्या 6 है उसको क्या कहेंगे? हम हेक्सोज। मुख्य रूप से कार्बन संख्या 3 से लेकर के कार्बन संख्या 6 तक ही यूजेबल होता है। उसमें भी जो कार्बन संख्या 3 जो ट्रायोज होता है उसका ज़्यादा यूज नहीं है। कार्बन संख्या 4 यानी टेट्रोज हुआ, इसका ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन हाँ, कार्बन संख्या 5 जो पेंटोज जो होगा, ठीक है, पेंटोज जो होगा उसमें एक तरह समझिएगा ध्यान से, तो यदि 5 यदि इसको अंकित करते हैं, जैसे कार्बन संख्या यहाँ ये मोनोसेक्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2O अन है। तो यदि कार्बन संख्या 5 है तो अन का मान कितना हो गया? 5। इसी को यदि हम पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा? C5 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए C5 H2O 5 कितना हो जाएगा? C5 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन संख्या 5 हो जाएगा। तो C5H10O5 इसको क्या कहेंगे? हम राइबोज कहते हैं, या वही राइबोज है जिससे हम लोग रटते थे कि RNA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते थे, बस वही राइबोज ये है। ठीक है,
राइबोज आरएनए का पूर्ण रूप जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता था वही राइबोज है। इसका मतलब जो आरएनए होता है, आरएनए क्या एक प्रोटीन है, ठीक ना, तो समझिए ध्यान से, उसके बारे में और आगे व्याख्या करेंगे। तो ये जो आरएनए है जो हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड रखते थे उसमें क्या है, राइबोज क्या है, ये शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसी राइबोज में अगर यदि ऑक्सीजन की संख्या एक ऑक्सीजन घटा देंगे तो उसका मतलब क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज। और डी ऑक्सी क्या हो गया, देखिए डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज में ऑक्सीजन एगो कम, डी वही बताता है कुछ में कमी, और कमी किस में डी करवा रहा है, ऑक्सी में कमी कर रहा है, ऑक्सीजन में कम कर रहा है। इसी तरह समझिएगा ध्यान से, इसका क्या था, C5H10O5 था, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन में कमी करवाएगा। यहाँ देखिए राइबोज का है ना C5H10O5, इसमें तो कमी किस में करेगा, ऑक्सीजन में, तो कार्बन का C5 तो C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, बस डीऑक्सी में क्या होगा, ऑक्सीजन को कम होगा, तो 5 गो था इसमें 4 हो जाएगा। एक तरह से क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। आपको याद होगा कि डीऑक्सी राइबोज कहाँ पे याद करते थे आप लोग, डीएनए का पूर्ण रूप यदि पूछा जाता था तो क्या बोलते थे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ जो डीऑक्सी राइबोज जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वह क्या था, मोनोसेकेराइड था, वह एक कार्बोहाइड्रेट था जो कि डीएनए को ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कहीं और कहीं रहे वो क्या काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। तो क्या था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी एक पोषक तत्व है, उसके बारे में भी आगे व्याख्या करेंगे। और यह क्या है, डीऑक्सी राइबोज जो हुआ यह क्या करता है, डीएनए को एक तरह से क्या ऊर्जा देने का कार्य करता है। यहाँ तक तो हम बता चुके थे, या डीएनए को और आरएनए, डीएनए आरएनए और डीएनए एक तरह से क्या कहलाएगा, पेंटोज, आरएनए और डीएनए क्या कहलाएगा, पेंटोज शर्करा कहलाएगा। क्यों कि आरएनए में भी कार्बन संख्या देखिए राइबोज में जो है कार्बन संख्या 5 है, और डीऑक्सी राइबोज में भी कार्बन की संख्या 5 है, जिसमें कार्बन की संख्या 5 होगा उसको क्या कहेंगे हम, पेंटोज कहेंगे। इसका मतलब आरएनए भी पेंटोज है और डीएनए भी पेंटोज है, ठीक है, यानी राइबोज भी पेंटोज हो गया और डीऑक्सी राइबोज भी पेंटोज हुआ। इसके बाद हम आगे जो हम व्याख्या करेंगे, अब किसके बारे में व्याख्या करेंगे, जिसकी कार्बन संख्या 6 हो। हम आपको बोले थे कि कार्बन संख्या 3 से लेकर के कार्बन की संख्या 6 तक का हम लोग व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो कार्बन संख्या 6 यदि हम लेकर के चलते हैं तो मोनोसेकेराइड का रासायनिक सूत्र क्या था, CnH2O था। इस पे पुट कीजिए क्या होगा, कार्बन संख्या 6, तो अन की जगह पे 6 H2O 6, देखिए कितना हो गया, इसको यदि तोड़ते हैं तो C6 हुआ, 6 दूनी 12, H12, 6 1 6, O6 हो गया, ठीक है। देखिए C6 H12 O6, यह किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। एक बात याद रखिएगा, यह ग्लूकोज का ही नहीं है, ग्लूकोज का भी एक तरह से है, फ्रक्टोज का भी है और गैलेक्टोज का भी है। क्यों, क्योंकि एक तरह समझिएगा 6 है ना, कार्बन संख्या जहाँ 6 होगा इसको कौन सा शर्करा कहेंगे, इसको हम कहते हैं हम लोग, जहाँ कार्बन संख्या 6 है उसको हम हेक्सोज कहेंगे। थोड़ा सा याद रखिए, ध्यान दें, यदि कार्बन संख्या 6 जहाँ है उसको कहेंगे हम हेक्सोज कहेंगे। क्या कहेंगे हम, हेक्सोज। अक्सर ये पूछा जाता है, नॉर्मल समझिएगा, हेक्सोज हो गया, कार्बन संख्या 6 है तो हेक्सोज हो गया, इसका रासायनिक सूत्र कितना निकला, C6H12O6। C6H12O6 किसका किसका हो जाएगा आपका, पहला एक तरह से हो जाएगा ग्लूकोज का। किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का समझिए ध्यान से, ये जो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, तीनों क्या आता है, हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत आता है। यानी जिस मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या 6 हो उसको हेक्सोज कहेंगे, ठीक है। उस हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत 3 शर्कराएं आती है, 3 मोनोसेकेराइड शर्करा आती है। कौन कौन सा आता है, तो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। अब कार्बन संख्या 6 गो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आता है, 6H12O6, आज तीनों 6 गो वाला है, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 गो, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 का, हेक्सोज सहित कार्बन संख्या 6 है, तो तीनों में जब 6 है तो एक तरह समझिएगा रासायनिक सूत्र भी तीनों का समान हो जाएगा। 6 पुट कीजिएगा C6H12O6 ही होगा, इसका भी क्या होगा, C6H12O6 ही होगा, इसका भी क्या होगा, C6H12
O6 ही होगा। इसका मतलब जो होगा ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, तीनों का रासायनिक सूत्र सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, हेक्सोस है, यानी कार्बन संख्या 6 है। अब मोनोसेक्राइड जो होता है वो सबका एक ही रासायनिक सूत्र होता है, CnH2O अन होता है। उस पे तोड़ेंगे तो तीनों का रासायनिक सूत्र सेम हो जाएगा। चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये तीनों क्या क्या चीज़ है। अब हम बारी बारी से व्याख्या करेंगे हम अब ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज की बारी है, ग्लूकोज के बारे में चलिए ग्लूकोज के बारे में थोड़ा देखेंगे ध्यान से। पहले हम ग्लूकोज के बारे में बहुत कुछ हम बता चुके हैं और अभी भी बताना है। आपको हम पहले हम बता चुके हैं कि हम भोजन जो भी ग्रहण करें, चाहे कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, वह टूटेगा सबसे न्यूनतम रूप में। जब टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही है एक जो कि ऊर्जा बनाता है। यह बात हम बताए थे आपको, शुरू में ही बताए थे कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया कौन सा हो रहा था, हम बताए थे कि आप लोग को कि शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, बताए थे कि C6H12O6 था प्लस ऑक्सीजन था, अभिक्रिया करके क्या बनाया था, जल बनाया था, क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, क्या बनाया था, ATP के रूप में ऊर्जा बनाया था, और क्या बनाया था, ऊष्मा बनाया था। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ बताए थे इसमें कि यह जो क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज कर रहा है और यही ऊर्जा बना रहा है। इसी के अभिक्रिया के कारण यह ऊर्जा बन रहा है ना, ATP के रूप में क्या बन रहा है, ये ATP क्या है, ये ऊर्जा ही है। तो आप बात समझिएगा, हम कार्बोहाइड्रेट कोई भी ग्रहण करें, मोनोसेक्राइड करें, चाहे ओलिगोसेक्राइड करें, चाहे पॉलीसेक्राइड करें, जितना भी कोई भी प्रकार का हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेंगे तो वह सबसे उसका सूक्ष्म रूप ग्लूकोज रूप में टूटेगा तभी ऊर्जा बनेगा। ग्लूकोज के रूप में नहीं टूटेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। एक बात याद रखिए एक चीज़। और एक तरह से आगे फिर अभी व्याख्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको आपको बताए थे कि जो भी भोजन जो ग्रहण करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरह समझिएगा जैसे आलू है। ठीक है, आलू में क्या पाता है, कार्बोहाइड्रेट पाता है। आलू ग्रहण किए वो उसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। उसको क्या करते हैं, यहाँ जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में C लिखते हैं हम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ग्रहण किए तो ये क्या होता है, पाचन होते 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 यहाँ क्या होगा, पेट से आते हुए यहाँ पर ये छोटी आंत में आकर के जो यहाँ होता है विली विला आता है, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, यह ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, यह ग्लूकोज में बदल गया। इसका मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसका ग्लूकोज में बदलना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या अच्छी प्रक्रिया आता है, समझिएगा ध्यान से। यह जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के बारे में कुछ कुछ हम टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। यह जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम कहते हैं रक्त शर्करा। क्या कहेंगे हम, रक्त शर्करा। ठीक है, एक तरह से अगर इंग्लिश का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्लड शुगर। चलिए, इसी में आप एक वर्ड सुने होंगे कि उसका ब्लड शुगर हाई है, उसका ब्लड शुगर लो है। इस टॉपिक का हम समझना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे ये जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे यह क्या बन गया है, ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में पच होकर ग्लूकोज में बन गया है, ये बनना ग्लूकोज ही बनना जरूरी नहीं है। यह क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका तक पहुँचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन कहाँ होती है, यह विक्रिया कोशिका के अंदर होती है। अब क्या बताए थे आपको कि यह ग्लूकोज को कोशिका तक पहुँचाने के लिए एक विली विलाई के पास से एक नस गुजरती है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब छोटा छोटा ये क्या है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये अभिक्रिया होती है, ये ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके ये प्रश्न है। यह देखिए, हमको माइटोकॉन्ड्रिया के पास किसको पहुँचाना है, ग्लूकोज को पहुँचाना है। अभी ग्लूकोज कहाँ पे है, छोटी आंत में। कहाँ, ये छोटी आंत है, समझिए। यह मुँह हो गया इस तरह से आते हुए, क्या पेट है, इसको हम वहाँ से कहते हैं। वहाँ से क्या आता है, छोटी आंत में आता है। ये सब क्या गिजमिज एक तरह से जो है पूरा घुमा हुआ है, क्या है, छोटी आंत है। और ये जो दिख रहा है ये वाला आपको, ये वाला ये बड़ी आंत है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब यहाँ जो छोटी आंत है, यहाँ पे जो ग्लूकोज था एक तरह से यहाँ से बगल से जो गुजर रहा था, यहाँ नस जो गुजर रहा था, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ पे एक उपस्थित छोटी आंत में विली विला आता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को नस में देता है।
किस में देता है? नस में। नस में मतलब क्या होता है? ये सब जो नस जो होता है हम लोग का, ये सब नस, ये सब नस, इस नस में क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है ना। तो कि हाँ कि नस कट गया, उसका खून बहने लगा, उस नस में क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। यह जो खून जो इधर से आ रहा था, गमन करते रहता है हमेशा नस में खून, इस खून में ही क्या किया? ग्लूकोज को बिली-बिलाए डाल दिया। अब यह ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड में आकर के कहाँ तक जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। वो इसीलिए ना बोलते हैं कि यह ग्लूकोज किस में होकर के गमन करता है? तो खून में होकर के गमन करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? रक्त शर्करा। क्या नाम रखे हैं इसको? रक्त शर्करा। माना वह शर्करा जो रक्त में पाया जाता है। तो यह शर्करा कौन में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अगर यदि इसी रक्त में ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, अगर यदि इसी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए, नियम कोई चीज़ का लिमिट होता है ना, अगर यह ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इसमें एक सबसे ज़्यादा चांस होता है कौन सी बीमारी होने का? मधुमेह। इसका भी एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम को सोल्व भी होता है। अगर सबसे अधिक हो जाएगा तो इसको बीमारी हो जाएगा मधुमेह रोग बीमारी हो जाएगा, या शुगर की बीमारी उसी को कहते हैं, या चीनी की बीमारी उसी को कहते हैं। ठीक है ना, एकदम बोलने का अलग तरीका। एक और डायबिटीज़ कहते हैं, सेम एक ही बीमारी का ये चारों तरह से हम लोग यूज करते हैं नाम उसका। तो ये बीमारी चारों जो यूज कर रहे हैं नाम, ये कब होता है? जब इस ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तब। लेकिन हमारा शरीर हर चीज़ को निदान करने का हमारे शरीर के अंदर है उपाय। ठीक ना, अगर उससे नहीं हो पाता है तभी हमको कोई बीमारी होता है। ठीक है, देखिए इसके पास भी एक उपाय है। अगर यदि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक हो रहा है तो यहाँ पे एक जो है ना, यहाँ एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। ये अग्नाशय से स्रावित होने वाली हार्मोन है। यह जो अग्नाशय है पीला वाला, ये यहीं से निकलता है। और यह क्या करता है? यह यहीं से निकलता है, यहाँ से हार्मोन क्या करता है? ये अग्नाशय अगर यदि ब्लड में अगर यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया है तो ग्लूकोज को क्या करता है? ब्लड से निकाल करके किसको दे देता है? लीवर को देता है। अब ग्लूकोज जहाँ अधिक होगा तो ब्लड से निकल करके कहाँ आएगा? लीवर के पास कौन जमा कर देता है? इंसुलिन जमा कर देता है। अब अधिक हो रहा है तो जमा हो जा रहा है, अधिक हो रहा है जमा हो जा रहा है, तो उसको डायबिटीज होगा? नहीं होगा। लेकिन वही एक दिक्कत होता है, समस्या आनी शुरू होती है जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। इंसुलिन का पावर घट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, यहाँ से ग्लूकोज निकाल करके लीवर के पास जमा नहीं कर पाता है। तब क्या होगा? ये कमज़ोर पड़ गया। अब यहाँ ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर हमको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ होगा, चीनी की बीमारी होगा, शुगर की बीमारी होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह कहिए, डायबिटीज़ कहिए, चीनी कहिए, शुगर कहिए, सब एक ही का नाम है। यही सब बीमारी का सामना हमको करना पड़ता है। बताए थे यही इंसुलिन की कमी जो है, बोले थे हम कि प्रियंका चोपड़ा का जो हस्बैंड है निक जोन्स है, उसको यही इंसुलिन की कमी है। वो क्या करता है कि बाहर से इंजेक्शन लेता है ताकि हमारे शरीर में इंसुलिन बना रहे और क्या हो कि ग्लूकोज हमारे रक्त में ज़्यादा ना बढ़े। एक और समस्या होती है, अगर यदि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो आप नॉर्मली एक थ्योरिकल एक चीज़ समझ सकते हैं। जैसे एक ग्लास है, ग्लास में एक तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक ना, उसमें आप ग्लूकोज लीजिए। ग्लूकोज कौन सा? जैसे आप लोग ग्लूकोन डी जो पीते हैं ना, ग्लूकोन डी, एक और नंबर समझिएगा, ग्लूकोन डी क्या चीज़ है? ग्लूकोन डी जो हम लोग पीते हैं, ग्लूकोन डी, ये डी वर्ड क्या चीज़ है? आखिर क्यों हम ग्लूकोन डी कहा बोलते हैं? जो हम लोग पीते हैं वो भी ग्लूकोज का ही रूप है। डी कहा बोलते हैं उसको? ग्लूकोन पी कहने बोलते हैं, ग्लूकोन के कहने कहते हैं। ग्लूकोन डी कहने का मतलब यह होता है, ग्लूकोन डी, डी एक डेक्सट्रोज है। डी क्या है? डेक्सट्रोज है। समझिएगा ध्यान से, ये डी क्या है? डेक्सट्रोज है। ठीक ना, ये डेक्सट्रोज है। यह ग्लूकोज का बहुत ही, ग्लूकोज से भी यह सरल होता है। ठीक ना, ग्लूकोज का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। यह क्या होता है? यह बहुत जल्द ही ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक ना, इसलिए हम लोग को यदि शरीर में क्या होता है, कमजोरी हो जाता है या एक तरह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? गर्मी के समय क्या करते हैं? ग्लूकोन डी पीते हैं। ठीक ना, अब एक और चीज़ आप यह सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो ग्लूकोज तो हमारे मुंह में पाचन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है, तो हम बाहर से जो ग्लूकोज ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? देखिए वो होता है क्या, एक तरह समझिएगा, जो जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा रूप क्या हुआ? इस तरह से आलू से हम ग्रहण करते हैं, चावल ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा। ठीक ना, वो मुंह के द्वारा चावल ग्रहण किए, आलू ग्रहण किए, वो कि उसका क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन होने के बाद ग्लूकोज बना।
अब वो शरीर में ऐसा हो रहा था, लेकिन उसी को लोग क्या करता है कि उद्योग में ले जा करके आलू को, चावल को ले जा करके उसको एक तरह से रिएक्शन करवा करके उसको रिएक्शन अभिक्रिया के द्वारा उसको तोड़ के उसको क्या करता है, वो ग्लूकोज में बदल देता है। एक औद्योगिक प्रक्रिया से भी बनता है ग्लूकोज, एक हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पाचन प्रक्रिया के द्वारा भी बनता है ग्लूकोज। अब किसी का पाचन प्रक्रिया खराब हो जाए, उसको भोजन सही से नहीं पच पा रहा हो, तब क्या किया जाता है, उसको डायरेक्टली ग्लूकोज, पचा हुआ ग्लूकोज दे देगा, डायरेक्टली ग्लूकोज ही दे देगा, डायरेक्ट यहाँ तक चला आएगा। उसका पाचन क्रिया काम नहीं कर रहा है, भोजन सही से नहीं पचा पा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको डायरेक्टली ग्लूकोज दे दिया जाता है, जो कि पहले से ग्लूकोज बना हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो डेक्स्ट्रोज, जो ग्लूकोन-डी जो पीते हैं, यही डेक्स्ट्रोज है। ठीक है, चलिए अब हम आगे यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए भाई, हाँ क्या किस बात पे थे, हाँ ग्लास में यदि हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, उसमें यदि ग्लूकोन-डी हम थोड़ा सा देंगे तो क्या होगा, घोल पतला होगा। उसी में पूरा आधा किलो वाला खरीद लिए, पूरा ग्लास में डाल देंगे, क्या हो जाएगा, पूरा गाढ़ा हो जाएगा। वो पूरा गाढ़ा होगा तो दिक्कत क्या चीज़ होता है, जैसे यह ब्लड है, यह जो ब्लड जो है नस में सर्कुलेट होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। किस आधार पे बढ़ते रहता है, क्या जो हमारा हृदय यहाँ रहता है, यह पंप करता है, उसको प्रेशर देता है। नॉर्मल समझिएगा, इस तरह से होली के समय में हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं पिचकारी का, उसमें क्या करते हैं, हम रंग ले करके इधर से प्रेशर देते हैं, प्रेशर इधर से देते हैं तो वह क्या होता है, पानी क्या होता है, वो रंग जो होता है आगे की ओर भागता है। उसी तरह से हमारा हृदय प्रेशर देता है और जो नस में जो रक्त होता है वो आगे की ओर भागता है। अब यहाँ से एक तरह से समझ लीजिएगा, यहाँ आसपास में हृदय है, वो प्रेशर जिसको दिया है, ये ब्लड क्या हो रहा है, इधर भाग रहा है, तो ये ब्लड जाएगा भाई, तब ना ये कोशिका तक पहुँचेगा, तब ना आपको ग्लूकोज वहाँ तक पहुँचाएगा। ये जाएगा ही नहीं तो ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मल समझिएगा, अब यदि यह प्रेशर दे रहा है, अब प्रेशर देने के बाद यहाँ जाम लग जाए तो क्या होगा, एक तरह से यहाँ से अब तरह से पिचकारी एक तरह से क्या होता है कि किसी कारण से जाम लग जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर दीजिएगा तो ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, प्रेशर आपका कार्य कर ही नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि आप प्रेशर देना एक तरह से कम कर दीजिएगा। उसी तरह से हार्ट का होता है, वो जो हार्ट जो प्रेशर देता है, वह प्रेशर एक तरह से उसका आगे नहीं बढ़ पाता है। नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है, यहाँ एक तरह से पतला था, ये ब्लड क्या था, पतला था। अब इसमें क्या ग्लूकोज इतना बढ़ गया तो ये रक्त क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो जाने से क्या होता है कि हृदय जो प्रेशर देता है उससे क्या होता है, गाढ़ा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक उतनी तेजी से गमन नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक मतलब ऐसा नहीं कि हार्ट टूट के बिखर जाता है, 5-6 टुकड़ा में बढ़ जाता है, ऐसा मतलब नहीं है। हार्ट सही से काम करना बंद कर देता है। ये वो सोचता है कि इतना जोर से प्रेशर दे रहे, बढ़िए नहीं रहे होगे तो हम काहे काम करेंगे, वो भी काम करना अपना छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा, ग्लूकोज की मात्रा यदि ब्लड में अधिक होती है तो उसको आपको 2 बीमारी का चांस ज़्यादा रहेगा। एक तो डायबिटीज़ का फिक्स चांस रहेगा, एक हार्ट अटैक की भी समस्या आपको हो सकती है, और एक तरह से ऐसा अगर यदि आपको होगा तो एक और प्रॉब्लम होने का चांस होता है कि गाढ़ापन अत्यधिक हो जाएगा, तब के पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होगा, जा नहीं पाएगा सही से। ठीक है, चलिए, जिसके कारण क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं पहुंचेगा तो वह ऊर्जा नहीं बना पाएगा। मुख्य रूप से 2 बीमारी होती है, एक हार्ट अटैक की समस्या होती है और दूसरा क्या होता है, जो एक तरह से वही जो डायबिटीज़ हुआ, चीनी रोग हुआ, उस बीमारी का होने का चांस होता है। चलिए, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हुआ, एक बीमारी के आधार पर कॉन्सेप्ट हुआ। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग एक तरह से, अगर यदि देखिएगा ध्यान से, बाय द वे इंसुलिन हमारा बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन काम कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ खा रहे हैं। हर एक मीठा चीज़ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो होगा क्या चीज़ कि, अच्छा चलिए ये कॉन्सेप्ट बाद में बताएं, पहले यहाँ पे एक चीज़, मधुमेह रोग में एक और चीज़ प्रॉब्लम होता है, समझिए ध्यान से। मधुमेह जो रोग होता है उसमें होता है क्या चीज़, एक और समस्या होती है। पहले तो हम एक चीज़ बताएं कि मधुमेह रोग में एक तरह से हो जाएगा, ये मधुमेह रोग इंसुलिन कमी से, दूसरा क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। अगर तीसरा एक प्रॉब्लम होता है, यदि किसी को चीनी का बीमारी हो गया, मधुमेह रोग हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका अपना विभाजन करना बंद कर देता है। हम शुरू में बताए थे हमारे शरीर का निर्माण क्या हुआ था, समझिएगा ध्यान से। बोले थे कि नर और नारी के द्वारा एक तरह से नर जनन तंत्र से क्या निकलता है, हम बताए थे शुक्राणु निकलता है, और इससे क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। हम आपको बताए थे, दोनों मिल करके एक जायगोट बनाया था। जायगोट का एक सिंगल कोशिका था, इसको क्या किया था, एक तो उसके बाद यह जायगोट जो होता है 1 से 2 में बना था, फिर 2 से ये 2 में, फिर ये 2 में, फिर यहाँ से देखिए 2 में, ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते एक सिंगल कोशिका से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है।
ये प्रक्रिया कब हो रही थी? जब कोशिका विभाजन हो रहा था, 1 से 2 में हो रहा था। लेकिन यह जो डायबिटीज बीमारी होती है, जो चीनी की बीमारी होती है, या जो शुगर की बीमारी है, सब एक ही नाम है। तो ये क्या करता है कि इस विभाजन को रोक देता है, 1 से 2 में बंटना बंद हो जाता है कोशिकाएं। तो उससे इफेक्ट क्या होता है हमारे शरीर का? ग्रोथ रुकेगा, वो अलग बात होता है। एक और समस्या होती है कि जैसे देखिए कि कोशिका का विभाजन ही एक कारण होता है, जो कि आपका घाव एक तरह से तो होता है ना कि फट गया, यहाँ पे कट गया बहुत ज़्यादा, तो जो घाव, जो जख्म, जो ज्वाइंट हो जाता है, जो भर जाता है, यह कोशिका विभाजन के ही कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे फटा है, 2 ज्वाइंट को, जो दोनों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ आसपास की जो कोशिकाएं होती है, वह क्या करता है, 1 से 2, 2 से 4 करके विभाजन करके उस गैप को भर देता है। लेकिन जिसको यह चीनी की बीमारी होगा, जिसको शुगर की बीमारी होगा, उसका क्या करेगा, कोशिकाएं विभाजन नहीं होगी, जिसके कारण घाव जल्दी नहीं भरता है। ऐसे बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का जख्म जल्दी भरता नहीं है। यही कारण होता है कि किसी का भी ऑपरेशन करने से पहले उसका क्या जांच किया जाता है कि उसको शुगर की बीमारी है कि नहीं। अगर उसको शुगर की बीमारी होती है, चीनी की बीमारी होती है, उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद जख्म होगा। अगर यदि उसको जख्म होगा तो वह जख्म क्या होगा, ये बीमारी है तो उसका जख्म छूटेगा नहीं। जख्म छूटेगा नहीं तो क्या फ़ायदा होगा? धीरे धीरे क्या होगा, और ज़्यादा उसको नुकसान होगा और व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। इसीलिए होता है कि यदि इसको चीनी की बीमारी होता है, यदि ऑपरेशन की ज़रूरत भी होती है, तो डॉक्टर मजबूर हो जाते हैं उसको एक तरह से ऑपरेशन ना करने से। अब डॉक्टर इस बात पे कोशिश करना शुरू करते हैं किसी प्रकार से उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम किया जाए, ताकि उसको एक तरह से यह चीनी की बीमारी ना हो, उसके जन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक ना हो। वह कोशिश दवाई देते हैं, इस आधार के दवाई देते हैं ताकि उसके ब्लड में ग्लूकोज कमे। ग्लूकोज कमेगा, उसका क्या एक तरह से होगा, ब्लड शुगर लो होगा। ब्लड शुगर क्या होगा, लो होगा। जैसे ब्लड शुगर कमेगा तब उसका क्या करेगा, तब ऑपरेशन किया जाता है। दवाई दे करके उसके ब्लड शुगर को कम किया जाता है, या उसको बोला जाता है कि जो भी आप भोज्य पदार्थ, जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लीजिए, ताकि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा कमेगी। ठीक है, एक समस्या ये हो जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की समस्याएं होती है। चौथा समस्या एक तरह समझिएगा ध्यान से कि देखिए, बारी बारी से जितना भी अध्ययन करते चलेंगे थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। बस ऐसा नहीं कि या करके रट लिए ये वो, एक तरह से इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, ऐसे मज़ा नहीं आता पढ़ने में। इसमें एक और समस्याएं होती है। एक चीज़ देखते होंगे कि अगर यदि किसी का ऑपरेशन होता है, और किसी का क्या, मेरा ही ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें डॉक्टर क्या बोला था कि जो है, जैसे ऑपरेशन थिएटर से हम निकले तो हमारी मम्मी को बोला गया कि जाइए इसको जो है ना, हमें कुछ मीठा खिला दीजिए, रसगुल्ले खिला दीजिए। तो अक्सर एक बचपन से सोच था कि बचपन में यदि बुखार होता था तो मकसद ये नहीं होता था कि दवाई लेना है, डॉक्टर 4 इंजेक्शन दे, 5 इंजेक्शन दे, उससे मतलब नहीं होता है। बस उस समय 3 रुपये में टाइगर बिस्किट मिलता था, मकसद ये होता था कि वो टाइगर बिस्किट कम मिले हमको खाने के लिए, टारगेट उस चीज़ पे होता है। ठीक है, आगे यदि मिल जाता था, घर जाते थे तो बोलते नहीं देंगे, हमारी तबीयत खराब है। एक सोच होता था, बिस्किट पे फोकस रहता था। तो हमको भी यही लगा था कि ओ इसका बाद आज मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हमको खाने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन उसमें हमारे पास उस तरह का सोच नहीं था, समझ नहीं था। लेकिन डॉक्टर एक तरह से, एक अपने तरह से वो एक इलाज ही कर रहा था। इलाज क्या कर रहा था समझिएगा ध्यान से। जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। ऑपरेशन के दौरान क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो समझिएगा ध्यान से, अब इस ब्लड में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाएगा। इस ब्लड में क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्या करता है, हमारे कोशिका के पास जाकर ऊर्जा बनाता है। अब बताइए, यहाँ ये ग्लूकोज यहाँ आया है, यहाँ ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, यह नस कट गया, यहाँ से नस क्या हुआ, ये कट गया, तो ग्लूकोज क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल गया। बॉडी से तो बाहर निकल गया, ब्लड में ही मिला हुआ रहता है ना ग्लूकोज, वह बॉडी से बाहर निकल गया, वह कोशिका के पास नहीं गया, तो क्या करेगा, शरीर में ऊर्जा बनाएगा, नहीं बनाएगा। यही कारण होता है कि ऑपरेशन के बाद आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपका ब्लड निकला है, ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज निकल गया। और अक्सर देखते होंगे कि अक्सर ज़्यादा ब्लडिंग के कारण आदमी बेहोश भी इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो है ना, ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज निकल चुका होता है। ब्लड गिरा वो अलग बात है, ब्लड के साथ बहुत ऐसे तत्व गिरे वो अलग बात है, लेकिन मूर्छित होने का मुख्य रीज़न यह भी होता है कि उसके साथ ग्लूकोज उसके ब्लड से बाहर निकल चुका है। जबकि उससे होता है कि आपके जितने भी शरीर के जितने भी सेल्स है, वहाँ पर ग्लूकोज सही से नहीं पहुँच पाता है, ग्लूकोज सही से नहीं पहुँच पा रहा है, तो ग्लूकोज ही कारण होता है जो कि ऊर्जा बनाता है। अब ग्लूकोज नहीं पहुँचा तो वह ऊर्जा नहीं बना पाएगा, आप क्या होगा, मूर्छित अवस्था में आप आ जाइएगा।
ठीक है। इसी कारण से किसी का भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद डायरेक्ट जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं इसको मीठा खिलाए, क्योंकि मीठा में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज देता है, ठीक है। इसलिए स्पंज देखते हैं खाने के लिए देता है, रसगुल्ले खाने के लिए देता है, ठीक ना। वो रसगुल्ले से आपको खाने के लिए देगा तो वो कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा का है तेजी से ब्लड में बढ़ेगा, ग्लूकोज तेजी से बढ़ेगा, आपका कोशिका तुरंत ऊर्जा बनाएगा, आप थोड़ा फ्री महसूस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट एक तरह से आपका लगभग इस आधार पे क्लियर हो गया। अक्सर देखिए पूछा जाता है ग्लूकोज के बारे में, एक तरह से ये भी पूछा गया किस प्रकार का शर्करा है, उसको हेक्सोज इसलिए कहते हैं कि कार्बन संख्या 6 होती है। डेक्सट्रोज आपको समझ में आ गया, ग्लूकोन डी क्या चीज़ है ये भी समझ में आ गया। डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डेक्सट्रोज किस कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, किसको कहेंगे हम, ग्लूकोज को कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और चीज़, चलिए रक्त शर्करा, ब्लड शुगर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या आता है, इसको जो है ना रसों वाली शर्करा कहते हैं। रसों वाली शर्करा मतलब जो भी रस मतलब शर्करा मतलब क्या, जो जूस पीते हैं, कोई भी गन्ना का जूस पिए, कोई भी चीज़ का जूस पी रहे हैं, ठीक ना, उसमें मुख्य रूप से क्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। चाहे गन्ना का, नारंगी का, जो भी जूस पीते हैं उस सब में। तीसरा पॉइंट आता है, ये अंगूर वाली शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मतलब जो अंगूर जो होता है, अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर जो आप खाते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। एक और अब बात यहाँ समझिएगा, यही वो अंगूर है। अंगूर का क्या कार्य होता है, आप लोग सुने होंगे। अंगूर का मुख्य कार्य एक तरह हम लोग शरीर का निर्माण के लिए होता ही है ना, यूज करते हैं खाने के लिए, लेकिन अंगूर का ही इस्तेमाल होता है शराब बनाने में। अब हम देखते हैं कि अंगूर का इस्तेमाल शराब बनाने में कैसे करता है, समझिए ध्यान से। अंगूर में जो है बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हम शराब बनाने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाएगा उसी चीज़ को हम पकड़ेंगे। अंगूर में बेसिक ग्लूकोज पाया जाता है, अंगूर को पकड़े। तो अब देखिए हम शराब बनाया कैसे जाता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया आप समझिएगा। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। पहले क्या लेता है, ग्लूकोज को लेकर के, ग्लूकोज जिसमें पाया जाएगा सबसे इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज से, एक तरह से जिसमें ग्लूकोज, जिससे से ग्लूकोज मिल सकता है, सबसे शराब बन सकता है। जैसे चावल क्या कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या ग्लूकोज नहीं होगा, इसलिए चावल का भी शराब बनाया जाता है। एक तो समझिएगा चावल हो गया, उसके बाद अंगूर का भी बनाया जाता है। बहुत जो भी मीठा चीज़ है ना, सब में ग्लूकोज पाया जाएगा, शराब सबसे बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। इतना तक तो हम सुने, अभी प्रक्रिया बताते हैं, उसके बाद एक कुछ बातें सुने थे, उसमें हम बोलेंगे। चलिए देखिए होता है क्या चीज़, जैसे कि ये ग्लूकोज है, 12 ग्लूकोज है। ग्लूकोज को क्या किया जाता है कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु जहाँ पे उपस्थित उसमें नहीं होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है कि एक जाइमेज एंजाइम होता है, या एक तरह से यीस्ट जो कहते हैं, या खमीर जिसको कहते हैं, खमीर डाल दिया जाता है उसमें। खमीर डालने के बाद क्या किया जाता है, उसको वायु की अनुपस्थिति में किण्वन विधि का नाम सुनेंगे। किण्वन विधि कहते हैं उसी को, जो कि वायु के अनुपस्थिति में कार्य हो रहा हो, उसके दौरान क्या किया जाता है कि यह जो अंगूर है, अंगूर को किण्वन किया जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया के बाद यह क्या होता है, यह बन जाता है इथेनॉल में। किसमें बनता है, इथेनॉल में बन जाता है, ठीक ना। यही एक तरह से इथेनॉल ही क्या है, शराब है। हम सुने थे, एक लड़का बोल रहा था, ठीक ना, कि बहुत ऐसी जगह पे कि एक बोतल होता है, बोतल में क्या करते हैं वो लोग, जैसे चीनी हुआ, कोई भी चीज़ है वो उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसमें यीस्ट या खमीर, एक तरह से जो खाने वाली खमीर है, ठीक है, जैसे कोई पाउरोटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट का, उस बोतल में डाल दिया जाता है। उस बोतल को पैक करके एक तरह से कहीं छोड़ दिया जाता है। लगभग बहुत दिनों तक छोड़ने के बाद उसको फिर बोतल खोल करके, ठेपी खोल के उसको पी लेता था। तो समझ लीजिए एक तरह से बाद में, ठीक है, आप दिमाग में बहुत अच्छा लगा है कि एक तरह से जो है ना बोतल है, बोतल में आप एक तरह से आप चीनी डालें, इसका मतलब आपको ग्लूकोज तो मिल गया है, ग्लूकोज आपका ये मिल गया है, ठीक ना। बोतल का ठेपी बंद कर दिए हैं तो वायु की अनुपस्थिति है, ठीक है, उसमें यीस्ट या खमीर डाल दिए हैं, तो एक तरह से आप एंजाइम भी डाल दिए हैं, वो सब ठीक किए, वो प्रक्रिया ठीक से आप गुजरे कि वायु अनुपस्थिति में इससे अभिक्रिया होगा तो इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, इसका मतलब शराब बनेगा। आपका शराब भी बन गया, लेकिन वह एक जहरीला शराब होता है,
यही प्रक्रिया से अभी तत्काल बिहार में जो शराबबंदी है, यही प्रक्रिया से लोग क्या कर रहे हैं कि जिसमें उसको पता नहीं है कि कितनी मात्रा में यीस्ट दिया जाएगा, कितनी मात्रा में एक तरह से कितना देर तक, कितना समय तक उसको एक तरह से रखा जाएगा, कितना देर तक इसको सड़ाया गलाया जाएगा इस अंगूर को, या किसी या चावल को कितना देर तक क्या किया जाएगा, उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि अभी तत्काल जो भी बिहार में जो शराब बन रहा है, जो लुके छुपे एक तरह से जो बनाते हैं, वह जो बनाते हैं एक तरह से उसको एक तरह से अवैध रूप से जो बनाया जाता है, चोरी छुपे बनाया जाता है, उसमें या जो जहरीली शराब जो ज़्यादा बन जो रहा है, उसका मुख्य वजह यही होता है। लोग सही रूप से जानते नहीं हैं, वो पैसे के लोभ में, एक तरह से पैसा कमाने के लोभ में इस तरह से बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पीने वाले होते हैं वो पीते हैं और उसका क्या होता है, एक तरह से उनका मौत हो जाता है। जहरीली शराब से एक तरह से बहुत अत्यधिक मात्रा में बिहार में मौत हो रहा है। इसलिए समझिए, ऐसा बात नहीं, ऐसा जो भी करते हुए देखिए किसी को, उसको समझाइए कि इस प्रक्रिया से ना गुजरे, क्या कि यह जहरीला शराब होता है, इससे क्या होता है, आपका आकस्मिक मौत हो सकता है। ठीक, देखते हैं अब फ्रक्टोज। ग्लूकोज खत्म हो चुका है, अब क्या होगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इसका भी रासायनिक सूत्र वही होगा C6H12O6, क्योंकि इसमें भी क्या है, कार्बन की संख्या 6 है, ये भी हेक्सोज है। ग्लूकोज भी क्या है, हेक्सोज है। फ्रक्टोज भी क्या है, हेक्सोज है। और ग्लाइक्टोज भी क्या है, हेक्सोज है। हेक्सोज मतलब कार्बन की संख्या 6। जैसे देखिए, जो कार्बन की संख्या 5 था तो राइबोज क्या था, पेंटोज था। डीऑक्सीराइबोज क्या था, फेंटोज था। दोनों में क्या था, कार्बन की संख्या 5 था। आरएनए और डीएनए दोनों में कौन सा शर्करा पाया जाता है, पेंटोज पाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। अच्छा, ये फ्रक्टोज के बारे में हम जानना चाहेंगे। यह फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, इसलिए फ्रक्टोज को कहा जाता है फलों वाली शर्करा। फलों वाली शर्करा याद करने के लिए आराम से एक तरह से नॉर्मल ट्रिक है, फो से फ्रक्टोज और फो से फल, बात खत्म। जितना भी फल आप इस्तेमाल करते हैं, सभी फल में कौन सा शर्करा पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, यह फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, शहद। शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। समझे ध्यान से, यही शहद है। जैसे देखिए, एक तरह से अभी हम तत्काल ऑपरेशन जो होता है, आपको बोल रहे थे, ऑपरेशन के बाद क्या दिया जाता है, रसगुल्ले दिया जाता है खाने के लिए, कोई मीठा चीज़ दिया जाता है खाने के लिए। तो उस समय क्या दिया जाता होगा, जब इस सब चीज़ का खोज नहीं था, उस समय जैसे देखते रामायण महाभारत काल के दौरान ऐसे राजाओं के जो युद्ध होते थे, उस दौरान कोई क्षतिग्रस्त होता, ब्लडिंग हो जाता था, उस समय किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस समय इस्तेमाल किया जाता था शहद का। इसका मतलब उस समय भी लोगों को जानकारी थी कि एक तरह से शरीर में तत्कालिक ऊर्जा के लिए जो एक तरह से ग्लूकोज की जो कमी हो गई है ब्लड में, ब्लड का निकलता है तो उसमें ग्लूकोज भी उसके साथ साथ बाहर निकल गया है, हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता है, जिसके लिए उस समय लोग भी क्या इस्तेमाल करते थे, शहद का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब आप यह कह सकते हैं कि जब आप बताए थे भैया कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज रिएक्शन करके ऊर्जा बनाता है, तो आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रक्टोज ऊर्जा बना रहा है। नॉर्मल सी बात एक बात समझिएगा, यहाँ जो हम लोग का जो एक तरह से पाचन क्रिया के दौरान, समझिए ध्यान से, यहाँ जो छोटी आंत के पास जो ग्लूकोज आता है, चाहे कोई भी चीज़ आता है, जो भी तत्व पाचन होने के बाद जो आता है, उसका क्या होता है, पहले ये जाता है यहाँ पे लीवर के पास। ठीक है, लीवर के पास जाता है शुद्ध होने के लिए, छनने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ आता है कोशिका के पास। उसके बाद कहाँ आता है, कोशिका के पास आता है। तो अब बताइए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जाएगा लीवर के पास, तो यहाँ तो ग्लूकोज ही चाहिए, तो ग्लूकोज जाएगा लीवर के पास, तो ग्लूकोज ही चलाता है। लेकिन वहीं अगर दिया फ्रक्टोज जाएगा लीवर के पास, तो लीवर क्या करता है, इस फ्रक्टोज को बदलता है ग्लूकोज में, क्योंकि कोशिका के पास तो ग्लूकोज की आवश्यकता है, या फ्रक्टोज जाएगा उसको बदल देगा ग्लूकोज में। चाहे तीसरा नंबर क्या होता है, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज भी अगर दी जाता है, ग्लैक्टोज भी अगर दी जाएगा तो लीवर के पास, लीवर ग्लैक्टोज को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। इसका मतलब यहाँ ग्लूकोज चाहिए तो इसको चेंजिंग करने का काम कर दे रहा है, लीवर कर दे रहा है। जहाँ ग्लूकोज ही पचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज चला जाएगा। लेकिन हाँ, यदि फ्रक्टोज है उसको ग्लूकोज में बदल देगा लीवर, ग्लैक्टोज है उसको भी ग्लूकोज में बदल देगा लीवर। ठीक है, ये दोनों क्या आता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज का चेंजिंग होता है किसके रूप में, ग्लैक्टोज का इस ग्लूकोज के रूप में चेंजिंग हो जाता है। चलिए ध्यान से, अब इसी में फ्रक्टोज को भी क्या कहा जाता है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा। प्रकृति में मतलब समझिएगा ध्यान से, अभी तक जो भी हम
वर्णन किए शर्करा, सब तो प्रकृति का ही था। तो समझिए जैसे तरह से अंगूर का वर्णन किए थे, कोई फल का वर्णन किए हैं, चाहे गेहूं का वर्णन किए, आलू का वर्णन किए, कोई मीठा चीज खा रहे हैं, लगभग अभी तक जितना भी चीज मिल रहा था सब प्रकृति से ही मिल रहा था। प्रकृति मतलब क्या, कुदरत का बना हुआ, भगवान का बना हुआ, हम लोग खुद से निर्मित नहीं किए हुए थे। उन सबों में से सबसे मीठी कौन थी, कौन है, यह है फ्रक्टोज है, ठीक है। लेकिन जब प्रकृति की बात आता है तो इसका मतलब कुछ तो होगा जो कि कृत्रिम की बात होगी, ठीक ना। समझे, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया जो शर्करा है, मतलब जो कृत्रिम रूप से किसी चीज को मीठा करने का इस्तेमाल जो किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक तरह से कृत्रिम मधुरक कहते हैं, या कृत्रिम शर्करा भी कहेंगे, कृत्रिम मधुरक कहिए या कृत्रिम शर्करा कहिए, बात वही है। तो कृत्रिम शर्करा या कृत्रिम मधुरक कौन है, नाम सुनेंगे आप सैकरीन का, सैकरीन का और एस्पार्टेम का। एस्पार्टेम का, ये दोनों क्या है, कृत्रिम शर्करा। यह क्या होता है कि फैक्ट्री में बनाया हुआ है। अब होता है क्या, चीज का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं समझिएगा ध्यान से। अक्सर आप देखिए, आप कभी पटना गए होंगे तो पटना गांधी मैदान में वहाँ आपको शिकंजी पीने के लिए मिलेगा, और नींबू में एक तरह से डाल करके उसको जो है ना पूरा मिला करके बनाता है, गुम्बद के आकार के ऐसा से निकालता है, आपको गिलास में भर के देता है। तो वो लोग किसका इस्तेमाल करता है, वो लोग इस्तेमाल करता है सैकरीन का, ठीक है। जो कि सैकरीन समझिएगा ध्यान से, यह आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, यह शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, यह शरीर के लिए नुकसानदेह चीज है। ये आपको पाचन क्रिया में प्रॉब्लम्स लाएगा, ये आपको एक तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन में आपको दिक्कत देगा, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत देगा। तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड के एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने में ये कठिनाई आने लगेगी, जिससे हो सकता है आपको हार्ट अटैक का भी समस्या आएगी, बहुत तरह का इन्फेक्शन भी करता है, जिसके कारण है कि आपको सैकरीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही सैकरीन का इस्तेमाल एक तरह से ठंडा में जितना भी हो, कोको कोला जो हुआ, थम्स अप हो गया, जितना भी ठंडा जो पी रहे हैं उस सब में सैकरीन का इस्तेमाल करता है। आखिर क्यों करता है सैकरीन का इस्तेमाल, समझिएगा ध्यान से। किसी भी चीज को यदि मीठा करने के लिए आपको कहीं यदि 5 kg चीनी का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ रहा हो, तो वहाँ सिर्फ आप 10 ग्राम थोड़ा सा इतना सा सैकरीन दे दीजिए, जितना वो मीठा करेगा उससे ज्यादा ये मीठा कर देगा। अब उसमें क्या होता है कि कंपनी अपना बचत करना चाहता है। अब 5 kg चीनी का रेट बहुत ज्यादा होगा, इतना सैकरीन का दाम कितना होगा, 5 रुपया होगा मुश्किल से। इस तरह से क्या होता है, लोग अपने फायदे के लिए एक तरह समझिए किसी भी चीज में मिलावटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। जिसलिए पहले हम भी बहुत ज़्यादा शिकंजी पीते थे, वहाँ पर गांधी मैदान में जाते थे, वहाँ मेरा ड्यूटी था, तो ड्यूटी के दौरान अक्सर हम पीते थे। लेकिन जब इसके बारे में हम जाने तो धीरे धीरे हम उसको पीना हम बंद किए। अब एक चीज़ है, ठीक है सैकरीन को बनाया गया क्यों, एक तरह से बात भी इतना ही नुकसानदेह चीज़ को बैन कर देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, सैकरीन का इस्तेमाल एक तरह से डॉक्टर लोग दवाई के रूप में करते हैं। दवाई के रूप में कहाँ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। आपको हम बताए थे कि जो डायबिटीज़ जो होता है, चीनी की बीमारी, जो शुगर की बीमारी होती है, उसमें होता क्या चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो ब्लड है, या जो नसें हैं जिसमें ब्लड गमन करते रहती है, यहाँ से क्या होता है, जो ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज इसमें आया था, है। अब अगर यदि आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे थे तो क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा था, जिससे का क्या हुआ, आपको डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, ठीक है। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है आपको मीठा नहीं खाना, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बिना मीठा खाए हम रह नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, बोलते ठीक है खाइए मीठा, आपको ग्लूकोज का मात्रा नहीं बढ़ेगा। तो रोगी बोलता है क्या करें, जो कि हम ग्लूकोज का मात्रा भी नहीं बढ़े, मीठा भी खा ले। तो उनको डॉक्टर क्या देता है, या सैकरीन देता है। क्या देता है, सैकरीन। मीठा भी उसको लग जाएगा, उसको क्या एक तरह से, इसको एक तरह से कोई तरह का उसमें से उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तत्काल एक तरह से उसके इलाज के लिए, वो कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैकरीन का। चलिए अब हम तीसरा स्टार्ट करेंगे, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, इसका भी रासायनिक सूत्र वही होगा, C6H12O6। समझिएगा ध्यान से, ये तीनों का, ये ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 और गैलेक्टोज का C6H12O6, तीनों का सेम होगा। क्यों, क्योंकि तीनों हेक्सोज शर्करा, ठीक है, याद रखिएगा। हेक्सोज बार बार यूज कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। हेक्सोज शर्करा कौन कौन सा है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। चलिए, ये गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, दूध वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दूध वाली शर्करा इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई काम क्या करता है, यह
हमारे एक तरह से जो मस्तिष्क का जो यादगार शक्ति जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। यदि आपके एक तरह से बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, तो वो क्या करेगा, एक तरह से आपके माइंड को एक तरह से यादगार शक्ति को एक तरह से वो बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसलिए इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क वाली शर्करा बोलिए या दिमाग वाली शर्करा कहिए। ठीक है, दिमाग वाली शर्करा इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तरह से अब तीनों लगभग तरह से खत्म हो चुका है। ग्लूकोज खत्म हो गया, फ्रक्टोज खत्म हो चुका है और ग्लैक्टोज खत्म हो चुका है। चलिए अब हम यहां से चलेंगे, बारी बारी से हम तीनों का वर्णन कर चुके हैं। किसका किसका, देखिए ग्लूकोज का खत्म हो चुका है, फ्रक्टोज का खत्म हो चुका है और ग्लैक्टोज का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मतलब समझिएगा ध्यान से, जो भी मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जो भी पाया जा रहा था, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जो पाया जा रहा था, कौन कौन पाया गया, एक तरह से जो पेंटोज शर्करा हो गया, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज में 2 हो गया, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो गया, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज यानी आरएनए और डीएनए पाया गया। उसके बाद जो हेक्सोज शर्करा जो था जिसमें कार्बन संख्या 6 थी, वो उसमें कौन कौन से थे, हेक्सोज में ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, ग्लैक्टोज था। ये एक तरह से खत्म हो गया, मोनोसेक्राइड की कहानी अब खत्म हो गई। अब कहानी किसका चलेगा, ओलिगोसेक्राइड का। ओलिगोसेक्राइड में हम समझेंगे यहाँ पर, चलिए चलिए देखिए ओलिगोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में से एक तरह से क्या बोले थे हम, 2 सेक्राइड से लेकर के 10 सेक्राइड तक होता है। ठीक ना, जिसमें कि 2 सेक्राइड से जो बना कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। अब ये 2 से बना है तो उसको क्या कहते हैं हम, डाइसेक्राइड कहते हैं। इसमें कितने सेक्राइड की संख्या होती है, 2 होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज डाइसेक्राइड का ही होता है। अब जो 3 सेक्राइड से जो बना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो होता है उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा हमको जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो 2 सेक्राइड से मिलकर बना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण एक तरह से किस किस रूप में हुआ है, तो अक्सर बुक में यह दिया जाता है कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड देता है, ओलिगोसेक्राइड का जिक्र नहीं करता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो डाइसेक्राइड है ओलिगोसेक्राइड का ही पार्ट है। इसका मतलब देखिए यह ज़्यादा यूजेबल है, इसलिए लोग क्या करता है, इसी को लेकर के चल जाता है। लेकिन हाँ, एक तरह से बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक ना, जो उसका जो नाम चलता है एक तरह से उसके बारे में जब भी पूछा जाएगा तो उसका पिता कौन है, तो पिता का ही नाम चलता है। ऐसा नहीं कि आप पिता को भूल सकते हैं, ठीक है, आपका नाम कितना भी अधिक हो जाए। सेम इसी तरह से देखते हैं, बहुत सारे बुक में देखें कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में चला जाता है, ओलिगोसेक्राइड को भूल जाता है। परंतु याद रखिएगा डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड का ही पार्ट है, जिसमें कि सेक्राइड की संख्या 2 है। तो इसमें कौन कौन है, चलिए याद हम लोग करते। इसमें पाया जाता है लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। इसमें माल्टोज पाया जाता है। ये तीनों का तीनों क्या है, डाइसेक्राइड है। ठीक है, यानी 2 सेक्राइड से मिलके बना है। अगर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो ये कौन कौन से डाइसेक्राइड्स किससे किससे मिलके बना है, 2 से मिलके बना है, तो किससे किससे मिलके बना है, चलिए समझिएगा ध्यान से। ये 2 सेक्राइड किससे बनेगा, 2 जो सेक्राइड से बना है तो 2 को क्या होगा, 2 मोनोसेक्राइड से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। जो लैक्टोज जो बना है, लैक्टोज बना है एक ग्लूकोज और प्लस एक ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज जिसको क्या कहें हम, रक्त वाली शर्करा कहते हैं, और ग्लैक्टोज किसको कहते हैं हम, एक तरह से दूध वाली शर्करा कहेंगे, या ग्लैक्टोज को क्या कहते हैं हम, दिमाग वाली शर्करा कहते हैं। यह दोनों मिलकर के ये क्या हुआ, एक तरह से मोनोसेक्राइड ये भी है, मोनोसेक्राइड ये भी है, 2 मोनोसेक्राइड मिलकर के एक डाइसेक्राइड का निर्माण किया, इसका नाम क्या है, लैक्टोज। उसी प्रकार से सुक्रोज जो है, सुक्रोज भी क्या करता है, एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज,
एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज, दो गो हुआ ना, एक सेक्राइड हुआ, एक सेक्राइड ए हुआ, एक सेक्राइड ये हुआ, दो गो सेक्राइड मिल करके क्या बनाया, सुक्रोज बनाया ना, तो इसको डाइसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज को क्या कहते हैं, रक्त वाली शर्करा, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं हम, फल वाली शर्करा। ठीक है, उसके बाद समझिए जो ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज क्या होता है, ये दो ग्लूकोज से ही बनता है। ठीक ना, दो ग्लूकोज को मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। देख रहे हैं ना, सब दो गो सेक्राइड बना है ना, ये भी एक गो दो गो से ये भी बना है, एक दो ये भी बना है, एक दो ये भी बना है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इसको क्या कहा जाता है, डाइसेक्राइड कहा जाता है। ऑप्शन में पूछेगा, एक तरह से प्रश्न पूछ देगा, इनमें से कौन डाइसेक्राइड नहीं है, तो आपको दे देगा लैक्टोज दे देगा, सुक्रोज दे देगा, माल्टोज दे देगा और एक फ्रक्टोज दे देगा। फ्रक्टोज तो डाइसेक्राइड नहीं, फ्रक्टोज तो एक तरह से एक सेक्राइड है, मोनोसेक्राइड मतलब एक सेक्राइड वाला है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज को अलग हो गया, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आंसर दे देंगे। समझिएगा ध्यान से, ये चीज आपको याद रखना है, कौन डाई है, कौन मोनो है, कौन पोली है, याद रखिएगा। ठीक ना, याद आराम से हो जाएगा एक तरह से। अब समझिए ध्यान से, अब जो आज एक तरह से लगभग इतना तक व्याख्या ही चलेगा, क्या देखिए हमको पता ही नहीं चलता कब 50 मिनट का लगभग टारगेट लेकर के नहीं चलते, लेकिन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। पहले स्टार्टिंग जो हम किए थे, हमको यही लगता था 40 मिनट तक हम बोलेंगे क्या, आखिर 40 मिनट तक बोल पाएंगे क्या, तो लेकिन अब वो नहीं लगता। अब एक तरह से लगता है बात करते करते समझाते समझाते 50 पहुंच जाता है, पीछे से कैमरामैन बोलता है कि आपका सर 50 मिनट हो गया, तब जा करके पता चलता है कि मेरा 50 मिनट हो गया। अभी इशारा किया कि 50 मिनट लगभग होने वाला है। तो आप लोग भी एक तरह से ध्यान से पढ़िए, थोड़ा एक तरह से एग्रेसिव रूप से पढ़िएगा, थोड़ा आपको भी मन लगेगा। अगर इसके प्रति एग्रेसिवता बनाइएगा तो मन लगता है, अन्यथा कितना भी कोई भी आपको पढ़ाए वो फर्क नहीं पड़ता है यदि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होंगे तो। हाँ, मेरा एक तरह से है कि हम डीप जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम ऊपर ऊपर लेकर के हम नहीं निकल सकते हैं। अब क्योंकि हमको रटाने वाला दुनिया हमको खुद पसंद नहीं है, हम खुद उस तरह से नहीं पढ़े हैं, तो हम आपको पढ़ा भी नहीं सकते हैं कि रट लीजिए पकड़ के। और आजकल का एक तरह से एग्ज़ाम भी आजकल ये नहीं कहता है कि आप एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रटते हुए चले जाएँ, इसलिए व्याख्या उसका पूर्ण रूपेण होना चाहिए। हम जितना हो सकता है कोशिश करते हैं हम समझाते हुए आगे बढ़ने का। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हम आगे बढ़ते हुए हम आपके एग्ज़ाम से बाहर जाएंगे, कितना भी हम जाएंगे तो एनसीईआरटी लुसेंट तक ही जाएंगे, याद रखिएगा। क्या है कि हम उसी से फुल्ली रूप से उसका अध्ययन करके वो कितना तक जा रहा है उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोशिश रहता है मेरा कि कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ते नहीं, कि ये छोड़ करके हम आगे बढ़ गए, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। आप किसी भी बुक से मिलाइए, लगभग मेरा जो भी पढ़ाया गया चीज़ लगभग सब मिलेगा। ठीक है, आज जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्स में पूछा गया जो भी प्रश्न है, ठीक ना, उसको लाइएगा। ठीक है, हम बारी बारी से हर एग्जाम का, हर प्रश्न का जो पोर्शन से संबंधित पूछा गया होगा सबका हम व्याख्या करेंगे, सबका हम बताएंगे। लगभग देखिएगा आपको सब हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं इससे सब मिलेगा लगभग। चलिए ठीक है, जय हिंद।